जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। मैं अंकित राजपूत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल परफेक्ट कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, इस समय वाली क्लास में हम कक्षा 12 की फिजिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने कल वाली अपनी क्लास में तीसरे चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को फिनिश कर लिया था। तो आज की क्लास में हम चौथे चैप्टर की थ्योरी पढ़ेंगे। तो आज की क्लास का हमारा चौथा चैप्टर जो है, उसका टॉपिक है संधारित्र तथा परावैद्युत। तो आइए देर ना करते हुए चलते हैं अपनी क्लास की ओर, आज की क्लास के हमारे पहले टॉपिक की तरफ। तो आज की क्लास का हमारा पहला टॉपिक है वैद्युत धारिता। आप लोग अपनी कॉपी में पहले चैप्टर का नाम डाल लें, उसके बाद हेडिंग डालें पहली वैद्युत धारिता। चैप्टर का नाम है संधारित्र तथा परावैद्युत। उसके बाद आप लोग हेडिंग डालेंगे पहली इस चैप्टर में वैद्युत धारिता। तो वैद्युत धारिता क्या होती है, सबसे पहले आप लोग यही समझ लीजिए। वैद्युत धारिता की परिभाषा सबसे पहले समझ लीजिए क्या होती है। किसी भी चालक को वैद्युत आवेश देने में, कोई भी चालक हो, अगर उसको हम वैद्युत आवेश देते हैं तो उसके आवेश में होने वाली वृद्धि अथवा कमी, आवेश देने पर उसके वैद्युत विभव में होने वाली वृद्धि को उस चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। लिख भी रखा है इसमें परिभाषा में, क्या लिख रखा है देखो हमने। किसी चालक को कोई आवेश देने पर उसके विभव में होने वाली वृद्धि, किसी भी चालक को कोई भी आवेश देने में उसके विभव में होने वाली वृद्धि को उस चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। इसे सॉरी यहाँ पर इसे यहाँ लिख देना आप लोग, स्मॉल सी से, वो कैपिटल सी से प्रदर्शित, इसे कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। आप लोग परिभाषा लिख लीजिए। क्या बताई हमने परिभाषा, किसी चालक को वैद्युत आवेश देने पर उसके विभव में होने वाली वृद्धि, किसी चालक को वैद्युत आवेश देने पर उसके विभव में होने वाली वृद्धि को उस चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। अर्थात किसी भी चालक के आवेश को धारण करने की क्षमता को उसकी धारिता कहते हैं। तो बस यहाँ पर आप लोगों को परिभाषा हमने बता दी, आप लोगों ने लिख ली होगी। अब यहाँ लिख, माना किसी चालक को, माना किसी चालक को स्मॉल क्यू आवेश देने पर, स्मॉल क्यू आवेश देने पर उसके विभव में, उसके विभव में कैपिटल वी वृद्धि होती है, उसके विभव में कैपिटल वी वृद्धि होती है, तब चालक की धारिता, तब चालक की धारिता। अब धारिता को हमने किससे बताया, कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। धारिता सी बराबर क्या होगा, आवेश जो दिया है और उसके विभव में वृद्धि। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, आवेश स्मॉल क्यू, आवेश स्मॉल क्यू बटे क्या हो जाएगा, विभव वी। तो यहां से C बराबर हमारा सूत्र क्या निकला, Q अपॉन वी, C बराबर Q अपॉन वी। अब धारिता का मात्रक क्या होता है, धारिता का मात्रक होता है कूलाम प्रति वोल्ट या फैराड। कूलाम प्रति वोल्ट कहां से बनता है, यहां से बनता है कूलाम प्रति वोल्ट, और दूसरा मात्रक यह करके लिख लेना आप लोग, क्या बनेगा, फैराड। कूलाम प्रति वोल्ट या फैराड। SI पद्धति में, यहाँ पर आप लोग लिख लेना इसके नीचे, SI पद्धति में यानी जो सामान्य पद्धति है मात्रकों की, उस पद्धति में एक कूलाम प्रति वोल्ट बराबर, SI पद्धति में एक कूलाम प्रति वोल्ट, एक कूलाम प्रति वोल्ट बराबर किसके होता है, एक फैराड के बराबर होता है। एक कूलाम प्रति वोल्ट बराबर किसके होता है, एक फैराड के बराबर होता है। अब धारिता के अन्य छोटे मात्रक देख लीजिए।
तो ये तो धारिता का क्या था, मात्रक था। सामान्य स्थिति में धारिता का मात्रक क्या होता है, फैरड या कूलाम प्रति वोल्ट। ज्यादातर हम लोग फैरड ही यूज करेंगे, आगे हर जगह जहां भी धारिता का उपयोग करेंगे वहां इस मतलब बुक में हम फैरड का ही उपयोग करेंगे। कूलाम प्रति वोल्ट आप लोग याद रखना है, ज्यादातर यूज नहीं करेंगे हम उसका। तो यहाँ से छोटे मात्रकों में क्या होता है, धारिता के अन्य जो छोटे मात्रक होते हैं उसमें माइक्रो फैरड होता है। तो अन्य छोटे मात्रकों में पहला मात्रक होता है 1 माइक्रो फैरड बराबर क्या होता है। अब फैरड को स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं, तो बस यहाँ से आप लोग याद रखना। तो 1 माइक्रो फैरड बराबर होता है 10⁻⁻⁶ फैरड। 1 माइक्रो फैरड में 10⁻⁻⁶ फैरड होते हैं, या 1 माइक्रो माइक्रो फैरड, या इसे ही क्या कहते हैं, 1 पिको फैरड। 10⁻⁻12 फैरड होते हैं, यानी इसमें 10⁻⁻12 घातें होती। इसी प्रकार एक नैनो जो होता है वो इन दोनों के बीच का होता है। एक नैनो फैरड बराबर होता है 10⁻⁹ एक नैनो फैरड में क्या होता है, 10⁻⁹ और एक पिको फैरड में होती है 10⁻⁻12 फैरड। बस आप लोग ये तीनों ये नोट और कर लीजिएगा, इनका यूज हम जब न्यूमेरिकल्स लगाएंगे तो उसमें होगा। इंपॉर्टेंट है, आप लोग भूलना नहीं। तो जो माइक्रो फैरड होता है उसमें 10⁻⁻⁶ होती हैं, पिको में कितनी होती हैं 12, और नैनो में कितनी होती है -9 होती हैं। उम्मीद है आपको ये तीनों मात्रक भी समझ में आ गए होंगे और परिभाषा तो समझ में ही आ गई होगी। तो नोट कर लीजिए, उसके बाद चलते हैं अगली स्लाइड पर। तो आइए, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अगली स्लाइड है हमारी वैद्युत धारिता का मात्रक एवं विमा। जो हम हर पिछले चैप्टर में हर आर्टिकल में लगभग करते हुए आए, तो वही सिमिलर यहाँ पर भी करेंगे। तो वैद्युत धारिता का मात्रक एवं विमा कहाँ से देखेंगे, सूत्र कौन सा भी हमने पढ़ाया, सूत्र C बराबर Q अपॉन V से। अभी C बराबर हमने Q अपॉन V पढ़ाया, तो C बराबर Q अपॉन V से C का मात्रक बराबर क्या होगा, जाके Q का मात्रक बटे V का मात्रक। तो यहां से C का मात्रक बराबर क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति वोल्ट। C का मात्रक हमारा क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति वोल्ट। अभी हमने आप लोगों को बताया, तो आप लोग वहां यहां से लिख लीजिए कूलाम प्रति वोल्ट। अब दूसरा मात्रक भी हम आपको बता चुके हैं, या क्या होगा हमारा दूसरा मात्रक, फैरड हो जाएगा। ये नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम इसे चेंज करेंगे, तो देखो सी का मात्रक बराबर कूलाम की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q बराबर IT होता है, तो यहाँ पर कूलाम की जगह क्या लिख सकते हैं, एम्पियर, एम्पियर गुणे सेकेंड, एम्पियर गुणे सेकेंड, और बटे नीचे क्या है हमारा V की जगह क्या लिख सकते हैं, W अपॉन Q से। W अपॉन Q से क्या होगा यहाँ पर, जूल, और बटे क्या हो जाएगा, प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम। अब यहाँ पर हम लोग मेंशन क्या कर देंगे ब्रैकेट में, Q बराबर क्या होता है हमारा I इंटू टी से ऊपर वाली बात लिखिए, और यहाँ लिखिए V बराबर W अपॉन Q से दूसरी वाली बात जो लिखी हमने। इसके बाद इसे और चेंज करेंगे, तो C का मात्रक बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से एम्पियर इंटू सेकंड है, इसको भी ऊपर ले जाएंगे, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम्पियर और गुणे सेकेंड का होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम्पियर गुणे सेकेंड का होल स्क्वायर, क्योंकि कूलाम और ऊपर जाएगा तो एक और बार हो जाएगा जाके, तो स्क्वायर हो जाएगा इसका। अब जूल कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, न्यूटन और गुणे मीटर। बल गुणे विस्थापन क्या होती है, दूरी, तो यहाँ क्या लिख देंगे, W बराबर F इंटू DS। क्या लिख देंगे, W बराबर F गुणे DS। इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ से जब और आगे बढ़ेंगे तो C का मात्रक बराबर, जब इसे हम और चेंज करेंगे तो यहाँ से पहले तो ऊपर तो यही रहेगा, एम्पियर, एम्पियर गुणे सेकेंड का होल स्क्वायर, या इसके ऊपर घात दो, इसके ऊपर घात दो, बटे न्यूटन की जगह पे क्या होगा, बल बराबर क्या होता है, त्वरण गुणे द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कि ग्रा और इनटू मीटर
बटे सेकेंड स्क्वायर, मीटर बटे सेकेंड का स्क्वायर, और गुणे यहाँ पर क्या है, मीटर पहले से ही है, तो मीटर। जब हम इसे और हल करेंगे तो सेकेंड क्या करेंगे, ऊपर भेज देंगे, तो सी का मात्रक बराबर, यहां से जब ऊपर जाएगा सेकेंड स्क्वायर तो ऊपर सेकेंड की घातें क्या हो जाएंगी, 4, तो एम्पियर का स्क्वायर गुणे सेकेंड की घातें, दो और ऊपर चली जाएंगी, दो पहले से ही हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4 बटे, नीचे क्या हो जाएगा, किलोग्राम और इनटू मीटर स्क्वायर। आप लोग यहाँ पर मेंशन क्या कर लेंगे, एफ बराबर एम ए ब्रैकेट में लिख लेना आप लोग। तो अब यहाँ से हम क्या लिख दें, इसकी विमा, तो सी की विमा। अब ये मूल मात्रकों में चेंज हो गए, तो यहाँ से एक धारिता का मात्रक ये भी आ गया, क्या, एम्पियर सेकेंड की घात 4 बटे किलोग्राम मीटर स्क्वायर। अब यहीं से हम विमा लिख देंगे, तो सी की विमा बराबर, ऊपर हो जाएगा A2T4 बटे यम, और यहाँ क्या हो जाएगा, L2। जब इसे और आगे हल करेंगे तो C की विमा बराबर, यहाँ से लिखेंगे जाके M-1 L-2, A हमारा हो जाएगा 2 और T हो जाएगा हमारा 4। उम्मीद है आप लोगों को ये विमा समझ में आई होगी। तो यहाँ से हमारी इस दो धारिता की विमा होगी वो कितनी हो जाएगी जाके, M-1 L-2 T4 और A2 हो जाएगी। तो उम्मीद है आप लोगों को ये विमा निकालना समझ में आया होगा, और आप लोग अब निकाल लेते होंगे विमाएं। अब आप लोगों को विमाएं निकालना आ गया होगा, लगभग 3-4 चैप्टर, चौथा चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं और लगातार आपको शुरुआत से ही सिखा रहे हैं कि विमाएं कैसे निकाली जाती हैं। तो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा आपकी कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमें उसका मात्रक बनाना होता है, जो सूत्र हमें दिया गया उसकी सहायता से मात्रक बना लेंगे, या कोई उसका कॉमन मात्रक होगा किसी वैज्ञानिक के नाम के आधार पर या किसी भी आधार पर, तो वो लिख देंगे। उसके बाद जो मात्रक हमने सूत्र की सहायता से बनाया है, देख लेंगे उसे कि यह मूल मात्रकों में है अथवा नहीं है। अगर मूल मात्रकों में नहीं है तो उसे क्या करेंगे, तोड़ तोड़ के मूल मात्रकों में लेके आएंगे, क्योंकि हमें उसकी क्या निकालनी, विमा। विमा निकालने का एक ही सॉल्यूशन है कि जो भी सूत्र की सहायता से मात्रक आया है उसे हम किस में लेके आए, मूल मात्रक में। मूल मात्रकों में जैसे ही हम उसे बना लेंगे, और मूल मात्रकों की हम लोगों ने विमाएं पढ़ रखी हैं, तो उनकी सहायता से हम इसे विमाओं में चेंज कर देंगे और हमारी विमा पता चल जाएगी, जिस भी राशि की हमें निकाली है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए आप लोग। फिर चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अगली स्लाइड हमारी है, कह रही है कि विलगित गोलीय चालक की धारिता। आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, विलगित गोलीय चालक की धारिता। तो सबसे पहले इसके लिए एक चित्र बना लीजिए आप लोग, विलगित गोलीय चालक की धारिता। तो ये रहा हमारा कोई, यहां से आप लोग ये चित्र बना लीजिए, इसका केंद्र ओ डाल देना आप लोग, और यहाँ से केंद्र से और सतह तक की दूरी यानी त्रिज्या स्मॉल ए मान लेना आप लोग। बना दीजिए चित्र, और इसको हमने प्लस क्यू आवेश दिया है, तो चूंकि ये कैसा है, वृत्त है एक, तो वृत्त है तो उसके बाहर क्या आ जाएगा, चात्र, या गोला है तो भी कहाँ आ जाएगा, इसके बाहर में पूरा पूरा आवेश इसकी सतह पर विद्यमान हो जाएगा। इसे प्लस क्यू आवेश दे दिया हमने। तो आप लोग चित्र बना लीजिए ये। उसके बाद देखिए भाषा लिखिए, बना लिया होगा आप लोगों ने चित्र। तो देखिए भाषा क्या लिखनी है, माना स्मॉल ए त्रिज्या का कोई विलगित गोलीय चालक है। क्या लिखेंगे, माना स्मॉल ए त्रिज्या का कोई विलगित गोलीय चालक है जो स्मॉल के परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है अथवा रखा गया है। उसके बाद आगे, माना इस गोलीय चालक को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है। माना इस गोलीय चालक को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है जो कि उसके पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाता है। अर्थात गोलीय चालक कैसा व्यवहार करेगा, गोलीय चालक की सतह एक समविभव पृष्ठ की भांति व्यवहार करेगी, अथवा गोलीय चालक एक समविभव पृष्ठ हो जाता है तब। उसके बाद क्या लिखेंगे, तब
आवेश प्लस क्यू, तब आवेश प्लस क्यू वाले विलगित विलगित गोलीय चालक की सतह के, गोलीय चालक की सतह के किसी बिंदु पर, सतह के किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। अब बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का सूत्र हमने क्या पढ़ा रखा, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल के इंटू क्यू अपॉन त्रिज्या उसकी क्या है, स्मॉल ए। तो आप लोग लिख लीजिए V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल के क्यू अपॉन ए वोल्ट। यहां से क्या हो जाएगा, सूत्र हमारा ये हो जाएगा। अब यहां से क्या लिख देंगे, यहाँ अब तो हमें पता ही है आगे, अतः क्या लिखेंगे, अतः विलगित गोलीय चालक की धारिता, अतः विलगित गोलीय चालक की धारिता, अतः विलगित गोलीय चालक की धारिता C बराबर, हमने लोगों ने क्या पढ़ा अभी धारिता के लिए, Q अपॉन V, तो इम्प्लाइज C बराबर Q अपॉन, अब इसके लिए V का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल के इंटू स्मॉल Q अपॉन A। अब इसको जब हल करेंगे तो Q से Q कैंसिल हो जाए और ये पूरी राशि उठ के कहाँ चली जाएगी, ऊपर। तो यहाँ से C बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल के इंटू A। तो यहाँ से विलगित गोलीय चालक की धारिता का सूत्र क्या हो जाएगा, जब विलगित गोलीय चालक को स्मॉल के माध्यम परावैद्युतांक वाले में रखा गया हो, तो यहाँ से C बराबर क्या आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल के डॉट स्मॉल ए। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, जब गोलीय चालक की धारिता 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल के इंटू स्मॉल ए, जहाँ स्मॉल ए क्या है, गोलीय चालक की त्रिज्या। तो ये गोलीय चालक की धारिता का सूत्र हो जाएगा। अब कोई मतलब वायु या निर्वात में रखा हो गोलीय चालक, तो क्या लिखेंगे, वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए, तो वायु या निर्वात के लिए जब हम लिखेंगे तो स्मॉल के इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल के बराबर 1। तो यहाँ से C बराबर क्या आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल ए। कितना आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल ए। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और फैरड में इसके बाद फैरड इसके बाद अब यहीं से हम एक चीज आप लोगों को दिखाना चाहते हैं, आप लोगों को खुद दिख भी रहा होगा कि देखिए यहाँ से जो ये है स्मॉल ए, ये पूरी राशि क्या है, निश्चित राशि। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, एक निश्चित राशि है। पिछले 3 चैप्टर से हम आपको पढ़ा रहे हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक निश्चित राशि है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, 9 × 10⁹। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा। तो 1/9 × 10⁹। तो ये एक निश्चित राशि है। तो यहाँ से अगर हम देखना चाहें तो C डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू किसके दिख रहा है, हमें A के। यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, C डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है A के। अर्थात विलगित गोलीय चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। इस बात से हमें क्या समझ में आ रहा है, क्या कहा अभी हमने, ये बहुत बड़ी बात हमने आपको बताई है कि विलगित गोलीय चालक की धारिता जो होती है वो उसकी त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी जितना बड़ा गोला होगा उसकी धारिता उतनी ही अधिक होगी। यानी त्रिज्या जिसकी ज्यादा होगी उसकी उस आवेश को धारण करने की क्षमता उतनी ही अधिक होगी। तो उम्मीद है आपको विलगित गोलीय चालक की धारिता का जो व्यंजक है वो समझ में आया होगा। इसके लिए हमने सूत्र निकाला C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल के इंटू स्मॉल ए। अगर वायु या निर्वात में रखा हुआ है चालक तो स्मॉल के बराबर 1 हो जाएगा। तो वहां से C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल ए, जहां स्मॉल ए गोलीय चालक की त्रिज्या। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल है हमारा आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। तो आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक हमने लिखा है। सबसे पहले तो क्या है, किसी चालक तार को आवेशित करने के लिए किए गए कार्य, ये उसकी स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा है। क्या बोल रहे हैं हम लोग,
किसी भी चालक तार को अथवा किसी भी चालक को आवेशित करने के लिए किए गए कार्य को ही उस चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। आप लोगों को समझ में आया होगा क्या कह रहे हैं हम लोग। किसी भी चालक को आवेशित करने के लिए यानी उसको आवेश देने में जो हमने कार्य किया है वही उस चालक की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। माना किसी चालक को आवेशित करने पर किसी समय चालक को Q डैश, यहाँ पर आप लोग लिख लेना, माना सी धारिता के किसी चालक को आवेशित करने पर किसी समय चालक को Q डैश आवेश देने पर उसके विभव में B डैश वृद्धि हो जाती है। तब चालक की धारिता, तब चालक की धारिता, हमने क्या कहा था अभी, धारिता की परिभाषा बताई थी कि आवेश जितना देंगे उसके पश्चात उसके विभव में जितनी वृद्धि होगी इन दोनों के अनुपात को ही उस चालक की क्या कहते हैं, धारिता। तो यहां से चालक की धारिता C बराबर क्या आ जाएगा, Q डैश अपॉन V डैश फैरड। यहां से चालक की धारिता क्या आ जाएगी, Q डैश अपॉन V डैश फैरड। उम्मीद है आप लोग लिख लीजिए। अब यहाँ पर लिखेंगे आप लोग, नीचे इसके लिखिए भाषा एक छोटी सी, यहाँ पर आप लोग लिखेंगे आगे, यहाँ से इसे थोड़ा और बढ़ा देना आप लोग, यहाँ से V डैश बराबर क्या हो जाएगा, Q डैश अपॉन स्मॉल c, ये यहाँ तक निकाल देना। उसके बाद देखिए अब यहाँ पर हम नीचे एक छोटी सी बात लिखेंगे, माना, या अब लिखना ऐसे करके, अब अनंत पर स्थित, अब अनंत सूक्ष्म ऐसे लिख देना आपको, अब अनंत सूक्ष्म आवेश, अनंत सूक्ष्म आवेश डी क्यू डैश, स्मॉल डी क्यू डैश को V डैश विभव पर स्थित अनंत से, ऐसे लिखना, डी क्यू डैश को अनंत से, अनंत से V डैश विभव पर स्थित, अनंत से V डैश विभव पर स्थित चालक, V डैश विभव पर स्थित चालक को देने में कृत सूक्ष्म कार्य, कृत सूक्ष्म कार्य क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू बराबर, जब आवेश छोटा सा दे रहे तो डी डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, V डैश इंटू डी क्यू डैश। अब यहाँ पर V डैश का मान यहाँ से उठा के आप लोग रख दीजिए, तो यहाँ से डी डब्ल्यू बराबर क्या आ जाएगा, Q डैश बटे C गुणे डी क्यू डैश आ जाएगा। अब यहां से आप लोग, ये यहां तक हो गया, इसको आप लोग समीकरण एक कह देना, समीकरण एक। अब अभी तक तो हमने इतना आवेश दिया, अब माना हमने कि चालक को Q डैश बराबर 0 से, Q डैश बराबर 0 से Q डैश बराबर Q तक कुल आवेश देने में किया गया कार्य। तो उसके लिए हमने क्या कहा, जब भी छोटे कार्य से उठा के हमें बड़ा कार्य ज्ञात करना हो, यानी छोटे छोटे कार्यों को जोड़ के एक निश्चित सीमा तक उसको बढ़ाना हो, एक्सपेंड करना हो, तो उसके लिए क्या करते, हर बार इंटीग्रेशन ही बताया हमने। तो यहाँ भी क्या करेंगे हम, इंटीग्रेशन, और उसकी एक सीमा यानी लिमिट लगा देंगे कि Q डैश बराबर 0 से लेकर Q डैश बराबर Q तक आवेश हम दे रहे हैं। तो अब आप लोग यहाँ पर भाषा लिखिए, क्या लिखेंगे, अब चालक को आवेश, यहाँ पर लिखना आप लोग, अब चालक को आवेश स्मॉल, या यहाँ पर आवेश Q डैश बराबर 0 से Q डैश बराबर Q तक देने में कृत कुल कार्य W बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से, यहाँ पर आप लोग लिख देना, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से Q और डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन लिमिट ऑफ 0 टू Q और डी डब्ल्यू। तो यहां से जब इसे और आगे हल करेंगे तो डी डब्ल्यू बराबर हमारा क्या आएगा, डब्ल्यू बराबर
यहां से आएगा इंटीग्रेशन 0 से क्यू डी डब्ल्यू का मान वो समीकरण एक में क्या लिख रखा, क्यू डैश बटे सी गुणे डी क्यू डैश। अब आप लोगों को पता है धारिता क्या एक निश्चित राशि है, कांस्टेंट राशि है, तो इसे क्या कर लेंगे इंटीग्रेशन से बाहर। तो डब्ल्यू बराबर 1/c और इंटीग्रेशन 0 से क्यू, और यहाँ क्या हो जाएगा डी क्यू, वो क्यू डैश इंटू डी क्यू डैश, क्यू डैश इंटू डी क्यू डैश। अब हमने आप लोगों को बताया था किसी का किसी के सापेक्ष समाकलन, किसी का किसी के सापेक्ष यानी उसी राशि का उसी राशि के सापेक्ष समाकलन क्या होता है, उसकी घात में एक जोड़ देंगे और बटे में जो घातें आई हैं उनका क्या कर देंगे भाग दे देंगे। तो यहाँ से वही करेंगे। तो W बराबर हमारा क्या हो जाएगा 1/c बड़ा ब्रैकेट, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा क्यू डैश का स्क्वायर बटे 2, और यहाँ से लिमिट हो जाएगी 0 से क्यू। तो 1/2 भी क्या कर लेंगे बाहर कर लेंगे, इम्प्लाइज W बराबर 1/2c, और अंदर में हमारा बचेगा क्यू डैश का स्क्वायर और यहाँ पर 0 से क्यू। लिमिट अंदर पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा W बराबर 1/2c इंटू क्यू स्क्वायर माइनस 0। जब इसे और हल करेंगे तो W बराबर आएगा 1/2c क्यू स्क्वायर, या ऐसे करके आप लोग लिख देना W बराबर 1/2 क्यू स्क्वायर बटे सी, 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी। यहां तक आप लोग नोट करिएगा। कार्य हमारा कुल कितना आया 1/2 क्यू स्क्वायर बटे सी, नोट कर लीजिए आप लोग। नीचे आप लोग लिखेंगे इसके यह कार्य W ही, क्या लिखेंगे आप लोग, यह कार्य W ही चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। अभी हमने इसकी परिभाषा आपको बताई है ऊपर, ये उसी परिभाषा के अनुसार हमने क्या कहा, किसी भी चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य ही उस चालक की क्या कहलाती है, स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। तो आप लोग यहाँ पर ये जो कार्य आया है यही क्या हो जाएगा चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो आप लोग लिखेंगे इसके नीचे यह कार्य W ही चालक में उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। अतः यहाँ पर क्या लिखेंगे, अतः ये भाषा लिखने के बाद फिर लिखना अतः U बराबर W बराबर क्या हो जाएगा 1/2 क्यू स्क्वायर बटे सी। क्या आ जाएगी, एक ऊर्जा का सूत्र हमें पता चल जाएगा यहाँ से 1/2 U स्क्वायर वो क्यू स्क्वायर अपॉन सी। परंतु हम लोग क्या जानते हैं, परंतु Q बराबर CB से, Q बराबर CB से यहाँ पर रख देंगे इसकी जगह पे। तो यहाँ से U बराबर हमें क्या प्राप्त होगा, देखो 1/2, अब Q की जगह पे CB रखेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा सी स्क्वायर बी स्क्वायर बटे, यहाँ गुणा का चिन्ह लगा देना बटे सी। तो यहाँ से जब इसे कैंसिल करेंगे तो U बराबर एक नया सूत्र हमें प्राप्त होगा 1/2 CB स्क्वायर। क्या प्राप्त होगा 1/2 CB स्क्वायर। तो ऊर्जा का दूसरा सूत्र क्या हो जाएगा, किसी भी चालक की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या हो जाएगा 1/2 CB स्क्वायर या 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी। आप लोग यहाँ तक नोट करिए, यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, फिर एक और सूत्र यहाँ से निकालेंगे इसका, वो भी आप लोग लिख लीजिए यहाँ पर। बस आपने यहाँ तक नोट कर लिया होगा, तो बस ऊपर वाला हम इरेज कर रहे हैं यहाँ पर, और ये सूत्र एक बनाए दे रहे हैं, तो इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए। तो देखिए क्या होगा, अगर हम यहीं इसी वाले सूत्र में Q बराबर C अपॉन V रखना चाहें, यदि Q बराबर C अपॉन V, तो देखो यहाँ से U बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर रखो आके 1/2, Q की जगह पे हम C अपॉन V रखना चाहते, तो देखो 1/C गुणे C अपॉन V, Q बराबर C अपॉन, गलत लिख दिया यहाँ पर, सॉरी। यहाँ पर हम लोग C बराबर Q अपॉन B रखना चाह रहे हैं, C बराबर Q अपॉन क्या आएगा B। अब सही है Q बराबर CV, तो यहाँ पर रखेंगे, देखो एक मिनट यहाँ गड़बड़ हो गया। अब तो यहाँ पर देखो क्या होगा 1/2 Q ऐसा ही हमारा रहेगा बटे C की जगह पे हम क्या रखेंगे Q,
और बटे में क्या लिख रहे हैं हम, बी। और यहाँ पर क्यू स्क्वायर था तो यहाँ से एक क्यू कट जाएगा और ये ऊपर चला आया। तो देखो यू बराबर क्या आ जाएगा, 1/2 क्यू इंटू वी। 1/2 क्यू इंटू वी। यहाँ से बी ऊपर उठ के चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1/2 क्यू इंटू वी। तो यहाँ से हमें स्थितिज ऊर्जा के तीन सूत्र प्राप्त हुए। अतः स्थितिज ऊर्जा के तीनों सूत्र एक ही जगह लिख देंगे, यू बराबर 1/2 क्यू स्क्वायर बटे सी, या बराबर होगा किसके, 1/2 क्यू इंटू वी के बराबर होगा 1/2 सी वी स्क्वायर के। उम्मीद है आप लोगों को ये तीनों सूत्र समझ में आए होंगे। जो तीनों सूत्र निकले हैं स्थितिज ऊर्जा के, ये तीनों आपको समझ में आए होंगे। नोट कर लीजिए आप लोग और इन्हें याद रखिए, सब इम्पोर्टेंट आर्टिकल है ये। अगर ये आर्टिकल नहीं पूछा जाता तो इससे जुड़े हुए सवाल पूछे जाते हैं। अगर सवाल नहीं पूछे जाएंगे तो एक नंबर में बहुविकल्पी में इससे जुड़ा हुआ कुछ ना कुछ जरूर पूछा जाएगा। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर से जुड़ा हुआ, तो इसे आप लोग तैयार रखना, भूल नहीं जाना है। नोट कर लीजिए। चलते हैं अपनी लेफ्ट स्लाइड की ओर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं। अगला आर्टिकल है हमारा आवेशों का पुनर्वितरण। डाल दीजिए आप लोग हेडिंग, आवेशों का पुनर्वितरण। चित्र बना लीजिए आप लोग पहले तो ये मान लेते हैं एक कोई ये चालक रहा हमारा और दूसरा किसी के पास ये रहा चालक। ठीक है, इसे आप लोग कह देना ए, इसे कह देना आप लोग वी। इन्हें हम क्या करते हैं, चालकों को एक तार द्वारा जोड़ देते हैं, दोनों को जोड़ दिया हमने यहाँ पर। अब इसके ऊपर धारिता है C1, इसके ऊपर है C2, मान लेते हैं इनकी धारिताएं क्या है। इसके ऊपर आवेश है Q1, इसके ऊपर आवेश क्या है, Q2। और जोड़ने से पूर्व इसके ऊपर B1 विभव है और इसके ऊपर B2 है, जोड़ने से पूर्व। लेकिन हम यहाँ जोड़ने के पश्चात वाला दिखा रहे हैं, तो इसके ऊपर भी B होगा और इसके ऊपर भी V होगा। तो आप लोग ये मत सोचने लगना कि आप विभव कैसे बराबर कर दिए, विभव जुड़े हुए हैं इस वजह से बराबर दिखाएं, जोड़ने से पूर्व इनके ऊपर V1 व V2 विभव होंगे। तो आप लोग बना लीजिए चित्र, उसके बाद भाषा लिखिए। माना दो चालकों, पृथक्कृत का मतलब दोनों चालक कैसे हैं, अलग अलग। माना दो चालकों A तथा V की धारिताएं क्रमशः C1 व C2, A व B की धारिताएं क्रमशः C1 व C2 हैं तथा इन्हें Q1 व Q2 आवेश देने पर इनके विभव क्रमशः V1 व V2 हो जाते हैं। तब चालक A पर आवेश Q बराबर क्या होता है, चालक A पर आवेश यानी Q1 है, Q बराबर क्या होता है, CV। तो यहां से क्या आ जाएगा, C1 इंटू V1। और इसी प्रकार Q2 बराबर क्या आ जाएगा, C2 इंटू V2। चालक A पर आवेश क्या हो जाएगा, C1 V1। चालक B पर आवेश क्या हो जाएगा, C2 V2। अब यहां से क्या करेंगे, दोनों चालकों का कुल आवेश, तो दोनों चालकों का कुल आवेश, दोनों चालकों का कुल आवेश। तो कुल आवेश क्या हो जाएगा, Q बराबर, यानी मान लेते हैं Q बराबर क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2। तो यहां से जब हम इसे हल करेंगे तो Q बराबर Q1 की जगह क्या आ जाएगा, C1 V1 प्लस C2 V2। यहाँ पर क्या होगा, C1 V1 प्लस C2 V2। तो ये कुल आवेश कितना हो जाएगा, C1 V1 प्लस C2 V2। इसे आप लोग डाल देना समीकरण 1। यहाँ तक की बात को आप लोग क्या डाल दोगे, समीकरण 1। अब यहाँ पर हम आगे, यहाँ तक हमने कर लिया, इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, अब इन दोनों चालकों को A और B को, पहले तो ये अलग अलग थे, पृथक्कृत थे, तब इनके ऊपर आवेश Q1 और Q2 हुए। अब इन दोनों को क्या कर रहे हैं, हम जोड़े दे रहे हैं, दोनों चालकों को क्या कर रहे हैं, आपस में संयोजित कर ही दे रहे हैं। एक नगण्य धारिता वाले एक चालक तार से हम इन्हें संयोजित करेंगे। जैसे ही हम इसे जोड़ेंगे तो आप, जैसे ही इसको हम जोड़ेंगे तो आवेश की प्रकृति होती है वो सदैव
ऊंचे विभव वाले सिरे से निम्न विभव वाले सिरे की ओर चलने लगता है। ऊंचे विभव वाले सिरे से निम्न विभव वाले सिरे की ओर चलता रहता है, तब तक चलता रहता है जब तक कि दोनों चालकों के ऊपर आवेश समान ना हो जाए, अर्थात विभव समान ना हो जाए, दोनों के ऊपर समान समान विभव नहीं हो जाएगा, तब तक आवेश का स्थानांतरण होता ही रहेगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ लिख लीजिए। अब दोनों चालकों को, भाषा लिखिए आप लोग, आप दोनों चालकों को नगण्य धारिता वाले तार से संयोजित करने पर, तार से संयोजित करने पर आवेश क्या हो जाएगा, हमने बताया आप लोगों को, आवेश ऊंचे विभव, ऊंचे विभव। अब ऊंचा विभव पर हम मान लेते हैं जो चालक है वो हमारा ऊंचे विभव पर है, तो ऊंचे विभव ब्रैकेट में लिख लेना, माना चालक ए, माना चालक ए ऊंचे विभव वाले चालक से, ऊंचे विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक की ओर, निम्न विभव वाले चालक की ओर गति करने लगता है, निम्न विभव वाले चालक की ओर गति करने लगता है। और तब तक स्थानांतरित होता है, और तब तक स्थानांतरित होता है जब तक कि दोनों, जब तक कि दोनों के विभव समान नहीं हो जाते, दोनों के विभव समान नहीं हो जाते। नोट कर लीजिए आप लोग ये बात है। बस इसके बाद फिर देखते हैं, नोट कर लीजिए आप लोग। अब इसके बाद इस विभव को ही, जो ये विभव है, इस विभव को ही हम लोग क्या कहते हैं, इस विभव को ही क्या कहते हैं, इस विभव को ही सम विभव पृष्ठ कहते हैं। इस विभव को ही उभयनिष्ठ विभव, सॉरी, उभयनिष्ठ विभव, उभयनिष्ठ विभव कहते हैं, उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। नोट कर लीजिए। इसके बाद आप लोग यहाँ तक नोट करिए, उसके बाद हम इसे इरेज करके फिर आगे लिख रहे हैं, तो आप लोग नोट कर लीजिए। तो नोट कर लिया होगा आप लोग, इसके बाद लिखिए, इसे हम इरेज कर ही दे रहे, आपने नोट कर लिया होगा। यहाँ पर आप लोग लिखेंगे, जोड़ने के पश्चात, जोड़ने के पश्चात, जोड़ने के, ऐसे पहले आप लोग भाषा यहाँ पर लिख ही लीजिए, जोड़ने के पश्चात चालक ए पर, चालक ए पर आवेश Q1 डैश, आवेश Q1 डैश, क्योंकि बदल जाएगा आवेश, क्यों स्थानांतरित हुआ, तथा चालक बी पर, चालक V पर आवेश Q2 डैश, तथा दोनों चालकों पर उभयनिष्ठ विभव, दोनों चालकों पर, चालकों पर उभयनिष्ठ विभव, उभयनिष्ठ विभव क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ विभव क्रमशः, वो उभयनिष्ठ विभव V है। तब यहाँ पर क्या लिखेंगे, जोड़ने के पश्चात, तब जोड़ने के बाद
यहाँ से अब हमारा Q क्या हो जाएगा, अब जोड़ने के पश्चात हम लोग अगर आवेश निकालेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, चालक ए पर आवेश, चालक ए पर आवेश Q1 डैश बराबर क्या हो जाएगा, C1 इंटू वी। क्या हो जाएगा, Q1 डैश बराबर C1 इंटू वी, क्योंकि और इसके बाद चालक बी पर यहाँ पर लिख देना, चालक वी पर आवेश Q2 डैश बराबर C2 इंटू वी। अब यहाँ पर क्या कर देंगे, दोनों चालकों पर आवेश, दोनों चालकों का कुल आवेश। अब कुल आवेश हमने क्या बताया, क्या हो जाएगा, Q है, कुल आवेश यहाँ पर भी क्या हो जाएगा हमारा Q। तो Q बराबर सेम ही बात हो जाएगी, Q1 डैश प्लस Q2 डैश। तो यहाँ से जब हम इसे हल करेंगे तो Q बराबर क्या आ जाएगा, Q1 डैश का मान कितना है, C1 इंटू वी प्लस C2 इंटू वी। तो यहाँ से Q बराबर क्या आ जाएगा, V कॉमन ले लेंगे तो C1 प्लस C2। Q बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, V कॉमन लेके C1 प्लस C2। तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। अब आप लोग यहाँ से एक चीज देखिए, ये जो हमने ऊपर लिखा था वो भी समीकरण एक में जो मान आया था, और इसे दो बना दीजिए, समीकरण दो। तो समीकरण एक बा दो से Q और Q के मान क्या हो जाएंगे, बराबर। तो समीकरण एक बा दो से, अब एक बा दो से देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से v इंटू C1 प्लस C2 बराबर क्या आ जाएगा, C1 V1 प्लस C2 और V2। यहाँ से क्या हो जाएगा, C1 V1 प्लस C2 V2। यहाँ से जब हम इसे और आगे हल करेंगे तो v बराबर हमारा क्या निकल के आएगा, उभयनिष्ठ विभव का सूत्र C1 V1 प्लस C2 V2 बटे C1 प्लस C2। तो यहाँ से जो उभयनिष्ठ विभव का हमारा सूत्र निकल के आएगा वो क्या आएगा, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। या इसी को और आगे हम अगर लिखना चाहें और संयोजित करके तो v बराबर क्या आ जाएगा, C1 V1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, Q1 प्लस C2 V2 की जगह पे Q2 और बटे C1 प्लस C2। तो आवेशों का जब हम क्या करते हैं पुनर्वितरण, तो वहां पर हमारा उभयनिष्ठ विभव क्या आता जाके है, Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2, अथवा V बराबर C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। यही हमारा क्या है, उभयनिष्ठ विभव का सूत्र है। आप लोग इसे नोट कर लीजिए, उभयनिष्ठ विभव का सूत्र क्या हो जाएगा, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, या यहाँ से Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। इसे आप लोग डाल दीजिएगा समीकरण 3 और इसे डाल दीजिएगा समीकरण 4। इसे समीकरण 3 डाल देना और इसे समीकरण 4 डाल देना। अब यहां से अगर हम निकालना चाहें, इतना आपने नोट कर लिया होगा। अब इसके बाद ये जो दोनों आवेशों का पुनर्वितरण हुआ, इन दोनों समीकरणों को रोमन में आप लोग बना देना, समीकरण 1/2। इन्हें रोमन में समीकरण 1 बना देना और इसे समीकरण 2 बना देना। बाकी हम इसे इरेज कर रहे हैं, आप लोगों ने नोट तो कर ही लिया होगा, नहीं किया तो स्लाइड बैक करके आप लोग अपने में स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। तो इस इन दो समीकरणों से हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ पर स्थानांतरित आवेश की मात्रा। तो वो क्या नाम, सॉरी, आवेशों का पुनर्वितरण। यहां से क्या लिखेंगे आप लोग, समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/2 से। अब ये दोनों समीकरणों से देखेंगे तो एक ऐसे लिख देना आप लोग, सॉरी, समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर, समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर, भाग देने पर जब हम इसमें भाग देंगे तो यहां से देखो क्या आ जाएगा, Q1 डैश अपॉन Q2 डैश बराबर क्या आ जाएगा, C1V अपॉन C2V। इससे B से B कैंसिल हो जाएगी, तो Q1 डैश बटे Q2 डैश बराबर क्या आ जाएगा, C1 बटे C2। तो आवेशों के स्थानांतरण में, यानी आवेशों के पुनर्वितरण में जो आवेश होता है वो उनकी धारिताओं के अनुपात में बट जाता है। आवेशों के पुनर्वितरण में आवेश उसकी धारिताओं के अनुपात में बट जाता है। आप लोगों की ये बात यहाँ से समझ आ रही होगी, तो नीचे लिख लीजिए
कि आवेशों के पुनर्वितरण में आवेश उनकी धारिताओं के अनुपात में बट जाती हैं या बट जाता है। उम्मीद है आप लोगों को ये आर्टिकल भी समझ में आया होगा। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आप लोगों को पढ़ने में मजा आ रहा होगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियोज अच्छी लग रही हैं तो इन्हें लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे और लगातार हम आपको ऐसी ही क्लासेस उपलब्ध कराते रहें। तो आप लोग हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। आप लोगों को हम गारंटी देते हैं कि आप लोगों ने जो 90 प्लस की सोच रखी है मन में, वही आपके नंबर आएंगे। लेकिन आप लोग लगातार हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। और अगर आपको वीडियोज अच्छी लग रही हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर कीजिए। अपने स्टोरी स्टेटस पर भी इसे लगाया करिए, जिससे हमारे चैनल का भी प्रचार हो सके और हमारे पास भी ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन आए। लाइक करेंगे आप लोग तो हमारा भी मोटिवेशन बढ़ेगा और हम आपको उतनी ही अच्छी क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे। और बस जल्दी ही हम लोग लाइव भी लेके आने वाले हैं। जैसे ही हमारे यहाँ इंटरनेट कनेक्टिविटी सुधर जाएगी, हम आपके लिए लाइव क्लास लेके आया करेंगे। तक के लिए आप लोग ऐसे ही वीडियो जो आ रहे हैं इन्हीं से पढ़िए और आप लोग नोट्स जरूर बनाइए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है कि आप लोग नोट्स नहीं बनाएंगे तो नोट्स के बिना हम आप लोगों को नई चीजें सिखा सकते। जो जितना लिखेगा वह उतना ही सीखेगा। जितना ज्यादा अभ्यास आप लोग करेंगे उतने ही ज्यादा आप परफेक्ट होते जाएंगे। तो आप लोग लिखा जरूर करें और नोट्स जरूर बनाएं प्रॉपर हर चीज के, क्योंकि नोट्स बनाने से चीजें यहाँ जो हमारे हाथों की नसें होती ये सीधा हमारे मस्तिष्क से कनेक्ट होती हैं। तो हम जितना लिखते जाते हैं, जितनी चीजें बोल बोल के लिखेंगे वो दिमाग तक जाती हैं और वो हमारे दिमाग में टच करती जाके हैं। जिससे आधा तो हमें लिखते समय ही याद हो जाता है और आधा जब हम उसे रिवाइज करते हैं तब याद हो जाता है। तो उम्मीद है आप लोग हमारी बात को मानेंगे और आप लोग ऐसे ही हमसे पढ़ते रहेंगे। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।